हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, अपने साथ हो तो दुर्घटना। घर कब आओगे? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। और देश दिन भर की शुरुआत करेंगे आज हम एक ऐसी खबर से जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज उत्पीड़न की वजह से काल के गाल में समा जाती है। हरियाणा के जींद में एक लड़की के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। उसी हरियाणा में जहां पर प्रधानमंत्री ने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, उसी हरियाणा में जहां पर मुख्यमंत्री खट्टर ने बेटी बचाओ मुहिम के लिए माधुरी दीक्षित और परिणीति चोपड़ा को बाकायदा ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के जींद शहर की। बेटी पैदा मत करो की नारेबाजी कर रहे ये लोग एक बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जो बैनर हाथ में लिया है उसे भी देखिए, लिखा है देख लो बेटी पैदा करने का नतीजा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दहेज के लिए बेटी की हत्या की शिकायत लेकर इन लोगों ने रोहतक रोड जाम किया। इन लोगों की शिकायत है कि मौत के बाद पुलिस के आला अफसर ने इनकी बेटी को लेकर जो टिप्पणी की उसने इनकी तकलीफ और बढ़ा दी। डीएसपी साहब से पूछकर रिश्ता करेंगे, डीएसपी साहब से पूछकर लड़कियां पैदा की जाएंगी। हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं। बेटी की जब इज्जत नहीं होगी तो बेटी को पैदा करके क्या करेंगे? जब माँ को इज्जत नहीं मिलेगी तभी बेटी होगी ना। इस देश के एक राज्य में बेटियों को लेकर ये हाल तब है जब माधुरी दीक्षित और परिणीति चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सवाल ये है कि क्या अभिनेत्रियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने और बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने से बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा, या इसके लिए पुलिस और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी होगी? वैसे जब पुलिस और सरकार आंखें मूंद कर बैठ जाएं तो उसका नतीजा इस तरह के गुस्से की शक्ल में सामने आता है। इन लोगों की शिकायत डीएसपी को लेकर है। आरोप है कि जब सोमवार को ये लोग बेटी की दहेज हत्या की शिकायत लेकर एसपी दफ्तर जा रहे थे तो डीएसपी कप्तान सिंह ने इनका रास्ता रोका और बहस करते हुए कहा कि बेटी की शादी हमसे पूछकर की थी क्या? करी होगी, रिश्तेदार तो थारे होंगे, तो मैंने देखभाल के कराया हुआ रिश्ता पुलिस करकाई दी या सरकार करकाई दी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनहीन बयानबाजी से पुलिस वाले निशाने पर हैं। डीएसपी पर संवेदनहीन भाषा का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। उसकी इंक्वायरी जो है एएसपी साहब नरवाना वसीम अकरम जी को दे दी गई है। वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ऐसी कोई बात होगी तो वो जांच का विषय है, वो जांच में आएगा। बताया जा रहा है कि एसपी छुट्टी पर चल रहे हैं और डीएसपी फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसे में इन लोगों की इंसाफ की मुहिम को आवाज दी IBN7 ने। IBN7 ने इस खबर को लगातार दिखाया। इनकी आवाज पुलिस और प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने IBN7 का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस सब का श्रेय हम IBN7 की टीम को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारी पूरी सुनवाई हुई है। हम IBN7 की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वैसे इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले में खट्टर सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। हरियाणा प्रदेश में जो हमारी बेटियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने वहां पर एक नारा लगाया, एजिटेशन किया महिलाओं ने कि बेटी पैदा करना बंद करो। दुखी होकर उन्होंने ये नारा लगाया कि बेटी पैदा करना बंद करो। इससे और लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि जींद में इस परिवार ने बेटी ऋतु की दहेज हत्या का आरोप लगाया और उसके शव को डीप फ्रीजर में रखकर प्रदर्शन किया। परिवार वालों के मुताबिक ऋतु की शादी 6 साल पहले सचिन से हुई थी, मगर उनका आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था और आखिरकार उसे जहर देकर मार डाला गया। IBN7 की इस मुहिम के बाद जींद के जो लोग बेटी पैदा न होने का नारा दे रहे थे वही अब कह रहे हैं कि बेटी पैदा भी हो, बेटी की पढ़ाई भी हो, उसकी शादी भी हो और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको इंसाफ भी मिले। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल शर्मा के साथ गौरव राजगुप्ता, जींद, IBN7। और इंसाफ के इंतजार में सिर्फ जींद की ये बेटी ही नहीं है, बल्कि हरियाणा का ही एक और इलाका हाईटेक माना जाता है, दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम, वहां पर भी इसी तरह का एक मामला सामने आया। दहेज के लिए एक महिला और उसकी 1 साल की बेटी को मारने का ये मामला सामने आया और परिवार आरोप लगा रहा है ससुराल वालों पर।
गुरुग्राम के पटौदी में अस्पताल में अंदर ले जाते ये दो शव हैं नीरू और उसकी 1 साल की बेटी साक्षी के। दोनों की मौत को लेकर जो बातें सामने आई वाकई वो दिल को दहला देने वाली हैं। इनकी मौत के बाद से परिवार गहरे सदमे में है। नीरू के परिवार के आरोप के मुताबिक इनकी मौत के लिए उसका पति, सास और ससुर जिम्मेदार हैं। उनका आरोप है कि दहेज की खातिर नीरू और उसकी 1 साल की बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि नीरू को फांसी लगाकर मारा गया, जबकि 1 साल की मासूम साक्षी की पानी की बाल्टी में डुबोकर मार दिया गया। मेरी लड़की के साथ वे गाड़ी मांगते थे, गाड़ी देना है और के नाम नु कहता था कम दहेज ले, ऐसा ले, बढ़िया वाला ना ले, चैन नहीं ले सोना की। आरोप मारता था, दारू पीता था, पीटता था। नहीं, अपने आप नहीं की उसने, उनको मारा गया है। वो आप नहीं कर सकती थी ऐसा। और मेरी नवासी को भी मार दिया है पानी में डुबो करके। पीड़ित परिवार ने अब नीरू के ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी सास, ससुर और पति को बनाया हुआ, प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। तो जिस पर भी केस रजिस्टर कर लिया गया है और जल्दी ही तफ्तीश के बाद दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि हरियाणा की सरजमी से पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज किया था। इसकी वजह थी यहाँ घटता लिंग अनुपात। हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो बाकायदा राज्य में इस अभियान की ब्रांडिंग के लिए बॉलीवुड से परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीएम मोदी के इस अभियान को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा कि हरियाणा के रोहतक में एक बेटी के साथ गैंगरेप के बाद फिर से गैंगरेप होता है और सीएम खट्टर खामोश रहते हैं। सवाल यही है कि क्या हरियाणा में कानून का डर खत्म हो चुका है? शायद ना आप बदले हैं और ना ही हम बदले हैं, और शायद ना ही बदली है नीरू और साक्षी जैसी माँ बेटियों की किस्मत, जो आज भी दहेज के नाम पर मौत के घाट उतार दी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक? वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ पायल भोयन, IBN 7, थारा गांव, राजस्थान। अक्सर हम ये बातें सुनते हैं कि देश बदल रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है, आजादी के 70 साल मनाने जा रहे हैं हम, लेकिन क्या बेटियों की किस्मत बदल रही है? शायद नहीं। ये घटनाएं, ये मामले सिर्फ और सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं। अगली खबर जो हम आपको दिखाएंगे वो भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। बेटियों को आप कितना पढ़ा लीजिए, लेकिन लोगों की सोच और मानसिकता को बदल नहीं सकते। महिला बैंक अधिकारी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई पटना में। पुलिस को यही आशंका है कि दहेज के लिए उस महिला का कत्ल किया गया, और यहां भी आरोप ससुराल वालों पर ही है। खून से सनी लाश, बेड के फर्श पर फैला खून, लाश के बंधे दोनों पैर। ये उस वारदात की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे जिसको पटना में अंजाम दिया गया। सरकारी बैंक में पीओ चारुलता का शव उसके घर में मिला। दरअसल चारुलता की मां उसको लगातार फोन कर रही थी, लेकिन फोन बंद मिल रहा था। चारू की मां के मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बेटी का फोन 3 दिन तक बंद रहे, लिहाजा वो जा पहुंची अपनी बेटी के घर। घंटी बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी अनहोनी की आशंका से मां का दिल कांप उठा। जब वो किसी तरह से घर के अहाते में पहुंची तो दुर्गंध से घबराकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर चारू की लाश एक कमरे के कोने में पड़ी मिली। पहला रूम में पूरा खून गिरा हुआ है और उसको पोंछने का प्रयास किया गया है, मिटाने का प्रयास किया गया। वहाँ 2 चादर और एक लेडीज वाला समीज होता है, वो लड़की वाला, वो पाया। कमरे में फैले खून से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेट से सटे एक कमरे में हत्या करके लाश को घसीटते हुए बगल वाले कमरे में ले जाया गया। ऐसा लग रहा था कि बाद में फर्श को साफ करने की कोशिश भी की गई थी। चारू के परिवार वाले उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार की शाम चारुलता ने आखिरी बार अपनी मां को मोबाइल पर कॉल किया था।
उसने दहेज प्रताड़ना के साथ खुद की जान का खतरा भी जताया था। चारुलता के चाचा ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे थे। उनका आरोप है कि हत्या के बाद उसका पति, ससुर और अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। ऊपर से चादर से बंधा हुआ था और हाथ वगैरह सब छितराया हुआ था, एकदम ब्लैकिश हो गया था चेहरा उसका। और तब हम लोग को लगा कि ये लोग मार के कोना में डाल दिए हैं और उसको चादर से और ये तोशक वगैरह से सब झाँप दिया गया। चारुलता का 2.5 साल का बेटा भी वारदात के बाद से गायब है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 6 साल पहले चारुलता की शादी गुंजन से हुई थी और चारू के परिवार वालों का दावा है कि उस वक्त लाखों रुपए कैश और सामान दहेज में दिए गए थे। शादी के बाद चारुलता का सिलेक्शन बैंक पीओ के लिए हो गया। 9 महीने तक बेंगलुरु में ट्रेनिंग के बाद वो पटना पोस्टिंग पर लौटी और बैंक ऑफ बड़ौदा के बोरिंग कैनाल रोड ब्रांच में उसको पोस्टिंग मिली थी। उसका पति पास ही में दवा की दुकान चलाता था। परिवार की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुराल वालों के द्वारा उसकी हत्या की गई है दहेज के लिए। सभी लोग फरार हैं, गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास। हत्या किस चीज से की गई है, क्या शुरुआती जांच में पता चल रहा है? काफी ब्लड गिरा हुआ की गई है। एक रूम से निकाल के देख के ही लग रहा है कि दूसरे रूम में ले जाया गया है। पोस्टमार्टम में हम लोग भेज रहे हैं तो डिटेल पता। बिहार की राजधानी पटना में एक बैंक में अफसर बिटिया को अगर दहेज के लिए कत्ल कर दिया जाए तो ये सभ्य समाज के चेहरे पर तमाचा है। कुछ दिनों बाद हम अपनी आजादी की 70वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी आज हमारे समाज को दहेज हत्या घुन की तरह कुतर रहा है। दहेज हत्या की शिकार हुई सरिता के परिवार वाले सदमे में तो है ही। इस हत्या की वारदात के बाद हत्या के आरोपी सरिता के सास, ससुर और पति भी फरार हैं। पर सवाल यह है कि आखिर पुलिस की नजरों से फरार कब तक? कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि चारू के बेटे के बारे में कुछ पता चला, उसके ससुराल वालों के बारे में कुछ पता चला? बिल्कुल, देखिए, इस हत्या के बाद जैसे ही उसके परिवार वालों का नाम सामने आया है, उसके सास, ससुर और उसके पति का, उसके बाद से लगातार पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। पुलिस का ऐसा मानना है और परिवार वालों का भी ऐसा मानना है कि जो 2.5 साल का एक बेटा सरिता का था वो उन लोगों के साथी हैं और पिछले 4 दिनों से वो लोग घर से लापता हैं। आखिर वो लोग हैं कहाँ, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। शुक्रिया चंद्रमोहन, नजर आप बनाए रखिए। चंद्रमोहन हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। फिलहाल हम बढ़ते आगे, इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दिखाते हैं। दहेज का ये दंश गुरुग्राम से सटे मेवात में भी देखने को मिला, जहां पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लड़के वाले बारात लेकर पहुंचे ही नहीं। बारात के इंतजार में दुल्हन सज धज कर बैठी रही, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हो रहा था। वहीं एक तरफ जहां दहेज के लालची हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार भी सामने आया जिसने अपने बेटे से शादी करवाने का फैसला कर लिया। देखिए दहेज लोभियों को आईना दिखाने वाली ये खबर। रिश्तेदारों की चहल पहल और दावत का आयोजन, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शादी हो रही है, लेकिन शादी की शहनाई बजने की बजाय यहाँ का माहौल अचानक मातम में बदल गया। लड़की और उसके परिवार की परेशानी को देखिए। सदमे में डूबी यह है दिलशाना बानो। दुल्हन के लिबास में दिलशाना दूल्हे और बारात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब लड़के वालों की तरफ से मैसेज आया कि वो बारात लेकर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 5 लाख और स्कॉर्पियो गाड़ी की दहेज की मांग पूरी नहीं की गई। इस खबर के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। बहुत सदमा हो जी, और हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। क्या तैयारी थी? खाना सु, दाना सु, टेंट सु, सारी चीज पूरी तैयार कर रखी थी। गांव में शौक बन गो, पूरा परिवार इतने को मानस मरना किसने बतागी हमारे ऊपर। लड़की के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। दहेज की खातिर दिलशाना की शादी ठुकरा दी गई। आनन फानन में गांव में समाज के बड़े लोगों को इकट्ठा कर इस पर मंथन किया गया। इसी दौरान शादी में शरीक होने आए पार्षद शेर अली ने
बड़ा दिल दिखाते हुए एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। फौरन ही शेर अली ने केवल 1 रुपए में अपने पौत्र से रिश्ता तय कर दिया। तो हमने भी बड़ी बेइज्जती समझी कि दहेज के ऊपर लड़की को छोड़ा जाए, तो इसलिए हमने कहा भाई हमारे पोता है और हमें कोई दहेज वेज की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी इस तरीके से बेइज्जती हो रही है तो हम अपने पोते के लिए तुम्हारी लड़की को लेते हैं, बिना लालच के, बिना दहेज के। 2 घंटे बाद शेर अली का पौत्र बारात लेकर पहुंच गया। इसके बाद लड़की के परिवार वालों के मुरझाए चेहरे पर खुशी लौट आई। ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया गुजार हैं जी, हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान दिए। इन्होंने हमारी बहुत बड़ी इज्जत रखी है, जो हमारी इज्जत जारी थी वो हमारी इज्जत बचा ली। आपको बता दें कि मेवात के बादली निवासी रजाक ने अपनी बेटी दिलशाना का रिश्ता करीब 6 महीने पहले राजस्थान के गोधान गांव के रहने वाले अंजुम खान से तय किया था। सगाई में अपनी हैसियत से 51,000 रुपए नकद और पूरा सामान दिया था, लेकिन डिमांड पूरी नहीं होने पर अंजुम खान ने बारात से मना कर दिया। लेकिन शेर अली के फैसले ने एक मिसाल कायम कर दी है और दहेज के लालचियों को एक सबक भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वाति पर बुराड़ी रेप कांड की पीड़ित लड़की का नाम उजागर करने का आरोप है। ये कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी बलात्कार पीड़िता की कोई पहचान उजागर की जाए। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस ने FIR दर्ज की है, स्वाति मालीवाल का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, स्वाति मालीवाल अभी तक इस मामले में कुछ भी खुलासा करने के तैयार नहीं, क्योंकि उनसे बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये एक रेप पीड़ित है, वो भी नाबालिग है, उसकी पहचान उजागर है, तो उनको बखूबी जानकारी थी। मीडिया के सवाल कई तरह के थे कि आपको बखूबी जानकारी थी, फिर भी आपने अपने व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजेस के जरिए उस लड़की का नाम उजागर किया, उसकी पहचान उजागर की, जबकि उसकी पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं होनी चाहिए थी। अब इस मामले को लेकर, हालांकि ये पिछले 1 महीने से लगातार चला आ रहा था और आज दिल्ली पुलिस ने बुराई थाने में इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की है, जो 228A के तहत इनके ऊपर IPC सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया है। अब दिल्ली पुलिस इनको अपनी गिरफ्तार कर सकती है और उनके साथ साथ उनसे पूछताछ करेगी। अगर इस पूरे मामले की तहकीकात में अगर दिल्ली पुलिस सफल होती है तो उनको गिरफ्तार करके आगे पूछताछ रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो FIR दर्ज की गई है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। बढ़ते आगे, संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की वीडियोग्राफी करने वाले भगवंत मान ने अब से थोड़ी देर पहले पार्टी नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पलटवार करते हुए मान ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच की मांग की है। मान ने कहा है कि पूरे मामले को सियासी रंग दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ISI के ऑफिसर्स को AC बस में बिठाकर पूरा एयरबेस घुमा रहे हैं पठानकोट का। वो कहीं से भी नक्शा बना सकते हैं। पूरी सुरक्षा के पॉइंट्स हमारे बता दिए गए और उनके साथ लंच किया जाता है। क्या एक मेरी छोटी सी वीडियो से देश की सुरक्षा खतरे में डली है, या फिर प्रधानमंत्री जी ने ISI को पूरा एयरबेस दिखाकर देश की सुरक्षा खतरे में डाली है? तो भगवंत मान ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। फिलहाल बढ़ते आगे, रियो ओलंपिक्स से पहले रेसलर नरसिंह यादव के बाद भारत का एक और खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गया है। शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह भी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। रियो के लिए क्वालिफाई कर चुके शॉटपुट खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इंद्रजीत सिंह दूसरे खिलाड़ी हैं जो पहलवान नरसिंह यादव के बाद डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। खिलाड़ी को अगर खत्म करना है तो इस तरह की साजिश रची जाती है हमारे यहाँ, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंद्रजीत डोप से भाग रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब से US से आया हूँ लगातार मैंने 6 बार डोप टेस्ट दिया है और इसके पीछे साजिश है और इस तरह से की गई है कि इंदर को खत्म कर दिया जाए। बताएं कि पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे दखल के बाद अब मामले की जांच काफी तेज हो गई। खेल मंत्रालय जल्द से जल्द इस साजिश के तह तक पहुंचने में लग गया है। वहीं नरसिंह यादव ने मामले की CBI जांच की मांग तक कर डाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को तलब कर उनसे मामले की रिपोर्ट मांगी थी। कुश्ती संघ इस पूरे प्रकरण में नरसिंह के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि जांच में नरसिंह निर्दोष हुए तो वो ओलंपिक्स के लिए रियो जाएंगे।
दरअसल अब तक नर्सिंग किसी भी डोप टेस्ट में फेल नहीं हुए हैं। इसके अलावा सोनीपत कैंप में हुई गतिविधियों ने इस मामले में कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया, जिसके बाद सरकार के रुख में नर्सिंग को लेकर सहानुभूति साफ नजर आ रही है। दिल्ली और एनसीआर में आज मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के खिलाफ ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने आईएसबीटी रेलवे स्टेशन सहित सारे स्टेशन पर अतिरिक्त 3000 बसों को तैनात किया है। ओला अंदर आ नहीं पा रहा है, उनको आने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग नहीं आने दे रहे हैं? जैसा बता रहे लोग, ऑटो वालों की कोई आज हड़ताल है। जो आधा घंटा हो गया करीब वहाँ से यहाँ तक आए हैं। आधे घंटे से आप पैदल ही आ रही हैं? कैब्स वाले भी इसका फायदा उठा रहे हैं, देखिए ऑटो नहीं है तो जो भी मनमर्जी चार्ज कर रहे हैं। ऑटो और टैक्सी की हड़ताल ने देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। कई घंटों तक ट्रेन का सफर तय करके दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे लोग घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। न उन्हें टैक्सी मिल रही थी और न ही ऑटो। घर जाएं तो जाएं कैसे? दरअसल लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली टैक्सी और ऑटो सुबह से ही दिल्ली की सड़कों से नदारद थी। ऐप आधारित टैक्सी सेवा के विरोध में 20 से ज्यादा ऑटो टैक्सी यूनियन हड़ताल पर हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा और 15,000 पीली काली टैक्सियां हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी के हट जाने से मुसाफिरों को परेशानी होना लाजमी है। हाँ, बहुत परेशानी जा रही है। अब खड़े 1 घंटे से यहाँ पे, जब से ट्रेन आई है। अब बच्ची को प्रॉब्लम भी है, पैर में खड़े होने में भी दिक्कत जा रही है। अब कोई ऑटो मिल रही, ना टैक्सी मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी क्लासेस स्टार्ट, ओला कैब मैंने बुक किया, वो भी नहीं आ रहे एक्चुअली। क्या कह रहे हैं ओला वाले? क्या कह रहे हैं? ओला वाले बोल रहे हैं ना यहाँ पे कुछ हड़ताल वगैरह इसलिए नहीं आ रहे, हम लोग बहुत परेशानी हो रही है। वो लोग आ नहीं रहे हैं, वो लोग कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि अभी हम लोग बिजी है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा। इस तरह के बहाने कर रहे हैं। भाई पब्लिक की क्या सुविधा होनी चाहिए, इसका कोई ख्याल किसी को भी नहीं है। कोई आ रहा है, कोई बीमार है, कोई किसी को हॉस्पिटल जाना है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। किसी की क्लासेस है तो किसी को फ्लाइट पकड़ना है, और ऐसे में लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी साधन, कोई भी सवारी नहीं मिल रही है। और जो ऐप आधारित टैक्सियां हैं, अगर उनको बुक भी करा रहे हैं, उनकी बुकिंग भी करा रहे हैं, तो या तो फिर वहां से ये कहा जा रहा है कि उनको आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो लोग आ नहीं रहे हैं। टैक्सी यूनियन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐप से चलने वाली ओला और उबर जैसी कैब सेवा को बंद करने की मांग कर रही थी। ऑटो टैक्सी चालकों के मुताबिक ओला और उबर की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों को अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। टैक्सी चालकों का दावा है कि केजरीवाल सरकार को बार बार शिकायत करने के बावजूद सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरू और जितनी ऐप आधारित गाड़ी 23 रुपए में उनसे गाड़ी चला रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफी। मांगे मैम हमारी यही है कि जो ओला उबेर चल रही है गैर कानूनी ढंग से, और जो इकोनॉमिक रेडियो टैक्सियां इनसे जुड़ी हुई है, दिल्ली सरकार ने इन्हें परमिट दिया, मीटर दिया है, और ये दिल्ली की जनता को भी लुटवा रहे हैं। स्टेशनों पर इक्का दुक्का लोगों को टैक्सी मिल भी गई तो प्रदर्शनकारियों ने टैक्सियों की हवा तक निकाल दी और सवारी को जबरदस्ती टैक्सी से उतार दिया। टैक्सी ही नहीं, ऑटो वाले भी गुंडागर्दी पर उतारू नजर आए। पश्चिमी दिल्ली के मुकरबा चौक और स्वरूप नगर से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। हड़ताल के दौरान जो ऑटो वाले सवारी ले जा रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए। ये ऑटो टैक्सी स्टैंड देखें तो ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती वो इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन आम जनता, दिल्ली वासी यहाँ पे इस हड़ताल से पिस रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस हड़ताल को साजिश करार दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐप पर आधारित टैक्सी पर रोक लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आईटी मिनिस्ट्री के पास है और इसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये तो स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी की ओर से, वो जानबूझ के कर रहे हैं। कोई ऑटो वाला हड़ताल नहीं चाहता। ऑटो वाले हड़ताल क्यों चाहेंगे?
अरे हड़ताल करेंगे तो लोग जिनके खिलाफ कह रहे हैं हड़ताल करें और ओला उबर यूज करेंगे, सबको पता लग जाएगा ओला उबर क्या होता है। दिल्ली के परिवहन मंत्री भले ही बीजेपी और दिल्ली पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हों, लेकिन ऑटो वाले तो केजरीवाल सरकार के आने के बाद से ही मनमानी पर उतारू हैं। आपको ये भी बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर ही हड़ताल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। इन जगहों को छोड़ दें तो हड़ताल का मिला जुला असर नजर आया। पूर्वी दिल्ली जैसे इलाकों में तो ऑटो और टैक्सी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। वैसे अब इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। ये तो आम आदमी पार्टी को की एक बहुत बड़ी असफलता है, क्योंकि जिन ऑटो ड्राइवर्स के कंधे पर रखकर वो सत्ता में आए, आज वही ऑटो ड्राइवर सबसे ज़्यादा रुष्ट है सरकार से। साफ है, ऑटो टैक्सी वाले अपनी मनमानी पर अड़े हैं। सरकार और ऑटो टैक्सी यूनियन की इस लड़ाई में पिस रही है आम जनता। पायल भुयन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता महज कुछ महीनों में टूटने वाला है? इन दिनों महाराष्ट्र की सियासी गलियों में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पहली बार ऐलान किया है और कहा है कि उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो सत्ता से बाहर निकल जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन दरकता नजर आ रहा है। दरअसल उद्धव के बयानों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे कयासों का दौर जोर पकड़ने लगा है। एनडीए में शामिल होकर महाराष्ट्र और केंद्र में सत्ता सुख भोग रही शिवसेना गाहे बगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधती रही है। लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि सत्ता में साथ रहने के बावजूद वो बीजेपी के सितम नहीं सहेंगे और जरूरत पड़ने पर सत्ता से बाहर आ जाएंगे। पार्टी मुखपत्र सामना के इंटरव्यू में उद्धव ने कहा, बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन पिछले 25 वर्षों में सड़ गया है। शिवसेना को तकलीफ दिया, सत्ता से बाहर चले जाएंगे। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू है। बीएमसी चुनाव में बीएमसी मुख्यालय पर सिर्फ भगवा झंडा ही लहराएगा। अगर सत्ता को हथियार बनाकर हमको घेरने की कोशिश करेंगे तो ऐसी बहुत बार सत्ता हमने छोड़ दी है। सत्ता क्या करनी है? जनता हमारी सत्ता है, शिवसेना ही सत्ता है। तो उद्धव जी ने जो कहा है उसमें बहुत अर्थ निकल सकते हैं, आप जैसे आप चाहे निकाल सकते हैं। दरअसल दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी। मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के एन पहले शिवसेना से गठबंधन तोड़ा और अकेले चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देवेंद्र फडणवीस सूबे के सीएम बने। सूबे में बड़े भाई की भूमिका में 2 दशक से रहने वाली शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आ गई। अगले साल मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। फिलहाल बीएमसी पर शिवसेना बीजेपी की सत्ता है। अब बीजेपी इस चुनाव को भी अकेले लड़ने के संकेत दे रही है। उद्धव के बयान के बाद बीजेपी ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में देवेंद्र जी के नेतृत्व में, और हम उसी दिशा में काम करेंगे महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के हित में। शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव नाक का सवाल बन गया है। इस चुनाव में जीत या हार तय करेगी कि मुंबई का बॉस कौन है। अकेले दम पर बीएमसी की सत्ता हासिल करने का दावा तो उद्धव ठाकरे ने कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि मराठी मानुष के मुद्दे पर राजनीति करने वाली शिवसेना क्या मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने में सक्षम है भी या फिर नहीं। और इससे अहम, अगर गठबंधन टूटता भी है तो ये होगा कब, और इस बार गठबंधन तोड़ने का ऐलान कौन करेगा, बीजेपी या फिर शिवसेना। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और गठबंधन तोड़ने की धमकियां तो बहुत बार आई हैं, लेकिन ये गठबंधन अभी तक इसी तरीके से चलता है और साफ है कि जनता भी समझ रही है कि बीएमसी चुनाव सामने है और इसीलिए ये सियासत हो रही है। बढ़ते आगे, अमन की राह पर लौट रही घाटी में पाकिस्तान लगातार माहौल खराब करने में जुटा हुआ है। 17 दिन बाद श्रीनगर में कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन उग्र प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बाद फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ा है। उधर कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि एक को जिंदा पकड़ लिया। कबूतरों को दाना डालता ये शख्स और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही।
उत्तरी कश्मीर में 17 दिन बाद उठे कर्फ्यू के बाद की ये तस्वीरें काबू में आते हालात बयां करती हैं। मगर ये हालात ज्यादा वक्त तक नहीं रहे। जैसे ही श्रीनगर समेत कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा, फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। नतीजतन कर्फ्यू दोबारा लगाना पड़ा। झड़पों में 6 लोग घायल हो गए। वहीं दक्षिण कश्मीर में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में हिंसक झड़पों से माहौल काफी खराब हो गया था। हालात बेकाबू होता देख प्रशासन ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घाटी से ट्रायल के तौर पर अफस्पा हटाने का फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। होम मिनिस्ट्री को उसके ऊपर कॉल लेना पड़ेगा। हम लोग केवल ऑपरेट करते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर ऑपरेटिंग ओनली ऑन द बॉर्डर एंड काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड। वी डोंट ऑपरेट इन द नॉर्मल स्फीयर ऑफ स्टेट्स लॉ एंड ऑर्डर। बुरहान वानी के एनकाउंटर पर मचे बवाल के बाद घाटी अगर शांति की तरफ लौट रही है तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें भी लगातार जारी हैं। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी को सेना ने जिंदा पकड़ा है। सेना के मुताबिक पकड़े गए आतंकी की पहचान लाहौर के बहादुर अली के तौर पर हुई है। वो लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाने के लिए ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी और माना जाता है, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पर उनका पाकिस्तान का पूरा जो खेल है वो सबके सामने, दुनिया के सामने में आ जाता है। आपको बता दें कि जिस वक्त भारतीय फौज करगिल विजय दिवस मना रही थी, उसी दौरान ये घुसपैठ की कोशिश हुई है। सेना के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल घुसपैठ की काफी ज्यादा कोशिशें हुई हैं। There have been more infiltration attempts as compared to last year. A little more took place during the winter months, when the fence was down. We are seeing regular attempts that are happening. उधर जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी सेना ने सर्च ऑपरेशन किया। जम्मू से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर सरहदी इलाके में तड़के कुछ गांव वालों ने हथियारबंद युवकों को देखा। इसकी खबर उन्होंने पुलिस और सेना को दी और एक संयुक्त टीम गहन तलाशी अभियान में लग गई। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां तकरीबन 1.25 साल पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। पाकिस्तान की तरफ से भारत में दहशतगर्दी फैलाने के सबूत लगातार मिलते रहते हैं, मगर पाकिस्तान कभी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। करगिल विजय के आज 17 साल हो गए हैं। देश आज करगिल के उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। IBN 7 की तरफ से उन शहीदों को शत शत नमन। करगिल के शहीदों को नमन। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि। हमारे देश को दुश्मन की बुरी नजर से बचाने वाले वीर जवानों को याद करने का दिन, यानी करगिल विजय दिवस। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने भी जांबाज सैनिकों को याद करते हुए उनके पराक्रम को नमन किया। पीएम ने ट्वीट किया, करगिल विजय दिवस के मौके पर मैं हर उस बहादुर जवान के सामने सिर झुकाता हूं जो आखिरी सांस तक भारत के लिए लड़ा। पीएम के साथ साथ सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह और तमाम नेताओं ने शहीदों को याद किया। हमारे बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं उन सबको जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और यह देश कभी उन्हें भूल नहीं सकता। दिल्ली के अलावा द्रास सेक्टर में भी परिवार वालों ने शहीदों को याद किया। यहाँ भी देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर सैनिकों के परिवार वालों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही सैनिकों ने भी बहादुरी के लिए शहीदों की याद में शीश नवाया। करगिल में दुश्मनों का सफाया करने वाले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने अपने बेटे जैसे परमवीर चक्र विजेताओं की जीवनी स्कूली किताबों में शामिल किए जाने की मांग की है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी एक लेजेंडरी सोल्जर हैं। आज वो परमवीर चक्र अवार्डी भी हैं। उनकी स्मृति को चिरस्थायी करना भी हमारा कर्तव्य है।
देश के अलग अलग राज्यों से आए वीर जवानों ने करगिल में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ऐसे बहादुरों के परिवार को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो तो अपने बेटों और पोतों को भी सेना में भेजना चाहते हैं। तो बदली के लिए रिड्यूर भी चले गए थे वहाँ पर उस पर, लेकिन ये बोला कि हम सुबह ही जाएंगे पार्टी के साथ। तो रात को तकरीबन 8-1 बजे से बम्बारमेंट होगा, 8-9 बजे। मेरा बेटा जब नहीं, सब बेटा सबका देवा भगवान, आज सबकी बादली ले हुआ है, इसे बेटे सबका होने चाहिए। गौरतलब है कि 1999 में सेना ने करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। ऑपरेशन विजय नाम के इस मिशन में हिंदुस्तान के 500 से ज्यादा वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे और इसी की याद में हर साल 26 जुलाई को वीर सैनिकों की कुर्बानी को याद किया जाता है। हकीकत ये है कि ऐसे ही जवानों की बहादुरी की वजह से आज हम अपने देश को सुरक्षित कह सकते हैं और अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। और देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।